अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको ठीक रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। ये टाइम फजर के बाद का है जो कि काफ़ी खूबसूरत होता है और काफ़ी पुरसुकून होता है, क्योंकि रात के बाद सुबह हो रही होती है और काफ़ी इन्वायरमेंट प्यारा सा होता है और ऑक्सीजन भी काफ़ी क्लीन होती है, तो इसलिए काफ़ी अच्छा लग रहा होता है, ठंडा ठंडा। तो ये वक्त काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। खैर, फजर पढ़ने के बाद हम लोग सो जाते हैं और फिर सुबह 10-11 बजे के टाइम हम लोग उठते हैं और उसके बाद जो है हमारी रूटीन स्टार्ट होती है। और सबसे पहले तो घर की क्लीनिंग का काम होता है, क्योंकि घर की क्लीनिंग सबसे पहले स्टार्ट होती है, उसके बाद दूसरे काम स्टार्ट होते हैं। और वैसे भी अब ईद उल अज़हा करीब है, तो घर की सफाइयाँ तो ज़ोरों शोर पे होती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तानी कल्चर में मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि रमज़ान और या कोई इवेंट या फिर कोई ईद उल अज़हा वगैरह टाइप की जो इवेंट्स आते हैं, उन्हीं ओकेजन्स पे घर को डीप क्लीनिंग किया जाता है। और ये बात हरगिज़ नहीं है कि इसके अलावा डीप क्लीनिंग नहीं होती, लेकिन इसके अलावा भी होती है, लेकिन दिल से जो डीप क्लीनिंग की जाती है वो इन्हीं ओकेजन्स पे की जाती है। खैर, अब हमारी मासी के आने का टाइम हो गया था और मैं अपने कामों में लगी हुई थी। फिर उसके बाद कुछ हमारा शॉपिंग वगैरह का प्लान था, और शॉपिंग बहुत सारे लोग बकरीद पे भी करते हैं और नए नए सूट्स भी बनाते हैं, और मोस्टली लोग जो हैं वो नहीं भी बनाते। आप लोग कौन से टाइप वाले हो वो मुझे ज़रूर बताना। ख़ैर, मैं भी नहीं बनाती और कोई ज़रूरी नहीं है कि बनाए इंसान, क्योंकि एक तो गर्मी होती है अमूमन, और फिर इस बकरीद पे जो है वो काम भी ज़्यादा होता है। होता काम मीठी ईद पे भी है, लेकिन वो काम काफ़ी कम होता है बनिस्बत इसमें, क्योंकि गोश्त काफ़ी समेटना होता है, तो इसलिए इसमें काम ज़्यादा लगता है। कुर्बानी होती है घर में, जिसकी वजह से सारा सारा दिन काम में लग जाता है। तो फिर इंसान कहता है हम क्यों तैयार हों, किस लिए तैयार हों। फिर थकन इतनी हो जाती है, तो उसकी वजह से फिर इतना तैयारी पे फोकस नहीं रहता। तो बहुत सारे लोग खैर होते भी हैं, अपने ऊपर ज़्यादा काम का बर्डन लेते ही नहीं हैं, लेकिन मोस्टली लोग जो हैं वो काम में बिज़ी रहते हैं, तो इसलिए ज़्यादा इस ईद पे इतनी तैयारी नहीं होती। और हमारा भी सो रहता है कि भाई हम कभी बनाते हैं और कभी नहीं बनाते हैं। अगर हम नीड होती है तो हम बनाते हैं, नहीं होती तो नहीं बनाते। इस ईद पे हमारा कुछ ऐसा सिस्टम रहता है। अब हमारी मासी काम करके जा चुकी थी, उसको भी काम करने में 2-3 घंटे लग जाते हैं घर में। तो फिर उसके बाद मुझे पार्सल रिसीव हुआ। ये मैंने दराज से मंगाया था। दराज पे कुछ हमें किचन गैजेट्स चाहिए थे और सिलिकॉन हील कवर मंगाए थे, जो कि आपकी हील्स अगर क्रैक हो जाती हैं तो उसके लिए बहुत बेनिफिट रहता है। उसको पहन के आप अपना काम कर सकते हैं। मोस्टली लोगों की हील्स क्रैक हो जाती हैं और फिर वो किसी चीज़ से सही नहीं होती, तो वो उससे ये होता है कि उससे आपकी हील्स ज़्यादा क्रैक नहीं होती। ये पार्सल मुझे 2 हफ़्ते बाद रिसीव हुआ था। मैंने मंगाया काफ़ी पहले था और मुझे 2 हफ़्ते बाद उसके रिसीव हुआ। ख़ैर, इसमें से कुछ किचन गैजेट्स थे जो कि पता नहीं इफ़ेक्टिव हैं या नहीं है, मैं बाद में आपको रिव्यू दूँगी। और लेकिन जो सिलिकॉन हील हैं वो इफ़ेक्टिव हैं, वो आपके हील्स को क्रैक होने से बचाती हैं। ये प्रोडक्ट जो आपको शो हो रही है ये तो खैर इफ़ेक्टिव नहीं है किचन के लिए। काफ़ी हैवी मटेरियल कभी भी ये नहीं बर्दाश्त करती, ये गिर जाता है। और जो और गैजेट्स मंगाए थे वो मैं उसका रिव्यू बाद में दूंगी, क्योंकि वो अभी यूज़ ही नहीं हुए। ये यूज़ हुए तो इसका रिव्यू मैं आपको दे रही हूँ। इस प्रोडक्ट की होल्डिंग पावर बिल्कुल ना होने के बराबर है। ये चीज़ों को होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ये ख़ुद ही होल्ड नहीं हो रहा, स्टिक नहीं हो रहा सॉरी दीवार पे। तो ये कैसे कोई चीज़ होल्ड कर सकता है। तो इसे परचेज़ करना पैसों को वेस्ट करना है, तो इस तरह की चीज़ें ख़रीदना बिल्कुल बेकार है। इससे अच्छा है कि आप ड्रिल वाला, जिससे ड्रिल करके और स्क्रू लगा के होल्डिंग के लिए आप लगाते हैं, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। वो भी हमारे किचन में लगा हुआ है, लेकिन मैंने ये इसलिए मंगाया था कि छोटी मोटी चीज़ें मैं इस पर होल्ड कर दिया करूँगी, लेकिन ये बिल्कुल बेकार रहा। उसके बरक्स ये जो सिलिकॉन के हील कवर हैं ये काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं और ये आपकी हील को कवर कर लेते हैं। अगर आप किसी हार्श जगह पे भी जाते हैं और उसको पहन लेते हैं तो आपकी हील्स क्रैक होने से बच जाती हैं। और मज़े की बात तो ये है कि ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, तो ये काम की भी चीज़ है और कॉस्टली भी नहीं है, तो ये आप लोग सर्दियों में स्पेशली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आगे वीडियो आपको शो हो रही है ये मैं लकी वन के लिए निकली थी, कुछ अपनी शॉपिंग वगैरह करने के लिए लॉन के कपड़ों की।
मोस्टली कराची में वेदर जो है वो गर्म रहता है, तो इसलिए कराची वालों को तो लॉन ही सूट करती है बनिस्बत और सिटीज़ के, क्योंकि और सिटीज़ में इस्लामाबाद जहाँ मैं गई हूँ तो वहाँ तो मुझे इतनी कोई ख़ास गर्मी नहीं लगी, लेकिन कराची जो है वो ऑल टाइम गर्म रहता है और कुछ ही सीजन्स होते हैं, मुश्किल से 1 महीना ही सर्दी पड़ती है यहाँ पे। तो कराची वालों को तो लॉन की बहुत ही नीड रहती है। तो मैंने सोचा कि मैं जाऊँ और आप लोगों के लिए भी रिकॉर्ड कर लूँ और कुछ मेरा फ़ायदा भी हो जाएगा कि मैं अपने लिए कुछ परचेज़ कर लूँगी। ये अलकरम की फेस्टिव कलेक्शन थी और कुछ न्यू अराइवल थे और कुछ पे सेल लगी हुई थी, तो आउटलेट पे काफ़ी रश था। और फिर हमारे यहाँ ये होता है कि भाई लोग ज़्यादातर सेल से परचेज़ करते हैं, क्योंकि डिज़ाइनर ड्रेस में ज़्यादातर और ब्रांड्स में ये होता है कि भाई जो चीज़ आपको 4000 की मिल रही है तो वो फिर हाफ़ कर देते हैं, तो 2000 की मिल जाती है। लेकिन अब ऐसा कोई सिस्टम नहीं नज़र आ रहा था। अब ज़्यादातर कपड़ों पे बहुत ज़्यादा रेट्स हाई हुए हुए हैं, जिसकी वजह से मुझे मॉल में कोई इतना ख़ास रश नहीं मिला। और कुछ आउटलेट्स पे था जहाँ पे जिनके प्राइस ही रीज़नेबल होते हैं, तो उनके आउटलेट्स पे था रश, लेकिन इतना ज़्यादा जैसे भरा हुआ होता है वो चीज़ नहीं थी। और एक फैक्टर ये भी है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, एक्सट्रीम वेदर है, तो उसकी वजह से भी लोग ज़्यादातर बाहर नहीं निकल रहे। फेस्टिव के हैं, कितने का है ये? ये बुनैंज़ा की कलेक्शन थी, फेस्टिव कलेक्शन थी, और ये बकरीद से पहले का व्लॉग है, तो बकरीद से पहले मैं अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि कुछ पर्सनल मसरूफियात होती हैं जिसकी वजह से व्लॉग टाइम पे अपलोड नहीं हो पा रहा। तो जैसे ही मेरी इंशाल्लाह रूटीन सेट होती है तो फिर मैं अपने व्लॉग्स को डेली कंटिन्यू करूँगी। ये आउटलेट खाड़ी का था और यहाँ पे भी कम ही रश था, और इनके कैटेगरी वाइज बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी, मतलब 2000 4000 और फिर उससे भी अबव। लेकिन बात सारी ये थी कि कुछ कलेक्शन अच्छी थी और कुछ कलेक्शन अच्छी नहीं थी। इनकी फेस्टिव कलेक्शन और जो रेडी टू वेयर सूट्स थे वो काफ़ी अच्छे थे और प्राइजेस उनके काफ़ी हाई थे। और जो 2000 वाले सूट्स थे वो पूरे 3 पीस सूट्स नहीं थे, वो 2 पीस मिल रहे थे, और उनके प्रिंट्स में भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे प्रिंट्स। या हो सकता है जब मैं गई हूँ तो फिर वो प्रिंट्स जो है ख़त्म हो गए हों अच्छे वाले, लेकिन जब मैं गई थी तो वो प्रिंट्स वो मुझे अच्छे नहीं मिले। ये ट्रक आर्ट की चीज़ें कितने की है? ये जो चट्टा ये क्या होती है? चरपाई 1000 की है। और ये पीछे जो है ट्रक जो बने हुए, ये ट्रे आर्ट से 5500 की है। ये टिश्यू बॉक्स है, ये टिश्यू बॉक्स है। ये किस पे इस पे मिला हुआ ये है? वुड पर है, वुड के ऊपर इस पे हैंड आर्ट हुआ है, सारा हैंड पेंट हुआ है। ये उतरता तो नहीं है? और ये ब्रेसलेट ब्रेसलेट्स ये वाले जो है ये 1000 का पेयर है, और सिंपल वाले जो है ये 1000 के ब्रेसलेट नहीं। छोटे रखे हुए ट्रक मिल जाएंगे, ये 1000 के छोटे रखे हुए ट्रक। झूला 1500 का है, छोटी चरपाई 500 की। जो लोग फ़ंकी पसंद करते हैं उनको मोस्टली ट्रक आर्ट पसंद होता है, और हमारे यहाँ की एक मशहूर डिज़ाइनर हैं जो कि ट्रक आर्ट पे काम करती हैं, और उनके भी फैब्रिक्स बहुत अच्छे होते हैं। तो और फैब्रिक के प्रिंट्स बहुत प्यारे होते हैं, उनके कलर थीम बड़ी प्यारी सी होती है। तो मुझे अट्रैक्ट करा, तो मैंने इनसे पूछा ये चीज़ कितने की है, ये चीज़ कितने की है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छे से गाइड कर रही थी कि ये चीज़ इतने की है और इस पर ये काम हुआ हुआ है। वैसे तो मुझे भी पता है कि क्या काम होता है, क्योंकि ट्रक आर्ट और पॉप आर्ट पे मेरी रिसर्च बहुत अच्छी है और मैं इसकी स्टूडेंट भी रह चुकी हूँ, तो आई नो वेरी वेल अबाउट दिस थीम। 2000 years later. तो मैं यहाँ जा रही थी बैरियर टाउन। यहाँ मेरा एक आदत अपार्टमेंट है। क्या क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल चल चलो। जो लोग मुझे जानते हैं वो ये सुनने के बाद उनका भी कुछ ऐसे ही रिएक्शन होगा, और वो यही कहेंगे कि अपनी औकात से ज़्यादा भी बाहर उड़ रही है हवा में। तो रियलिटी भी यही है कि कोई अपार्टमेंट नहीं है, और बस ऐसे ही विज़िट के लिए जा रहे थे। क्योंकि ये बात मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, क्योंकि इन्वायरमेंट वहाँ पे साफ़ है तो मुझे वहाँ जाना पसंद है, और वहाँ रिहाइश भी पसंद है, लेकिन वहाँ की रिहाइश जो है वो मेरी औकात से बाहर है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती।
अब सबके रिएक्शन यही होंगे कि भाई आ गई लाइन पे, तो भाई ख्वाब तो हर कोई देख सकता है, और मज़े की बात है कि उसके पैसे भी नहीं लगते, फ्री में देख सकते हैं आप। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अब बात करते हैं सीरियस मोड पे। भाई देखें, पेट्रोल महंगा होगा तो कोई भी जाना नहीं पसंद करेगा वहाँ पे, और भले कितना अच्छा हो। और रियलिटी यही है कि बहरिया के अपने एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हैं, मेंटेनेंस इतनी ज़्यादा है कि आप वो पे करते करते ही पागल हो जाओगे। फिर ऊपर से अगर जिसके रिलेटिव सिटी में रहते हैं और फिर वो जाना आना करेंगे तो वो पेट्रोल के चक्कर में पागल हो जाएंगे। फिर हम जैसे मिडिल क्लास लोग सिर्फ ख्वाब ही देख सकते हैं बहरिया टाउन में रहने का। ये सिर्फ अपर क्लास लोगों के लिए बना है, इसलिए कि वही लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं, वहाँ की यूटिलिटी के पेमेंट्स दे सकते हैं, मेंटेनेंस की पेमेंट्स दे सकते हैं। हम मिडिल क्लास लोगों के लिए ये है कि हम पेट्रोल का ख़र्चा देखेंगे या ये चीज़ें देखेंगे, क्योंकि शहर भी आना जाना लगा रहता है, और मोस्टली लोग ऐसे हैं जिनके रिलेटिव जो हैं वो शहर में रहते हैं, और मिलना जुलना भी होता है बहुत सारे मेजॉरिटीज़ का, तो वो वहाँ जाना ज़्यादा पसंद नहीं करते। हाँ, वो लोग जो अकेले रहना चाहते हैं और उनके यहाँ रिलेटिव्स भी नहीं रहते ज़्यादा, और उनकी ज़्यादा मतलब आना जाना नहीं है, तो वो लोग वहीं रहें, वहीं अपने एक्सपेंसेस उठाएं और वहीं जॉब्स और वहीं अपना काम करें, फिर तो कह सकते हैं कि हाँ कुछ फ़ायदा है। लेकिन जो लोग शहर रोज़ाना आना जाना करेंगे उनके लिए बहुत मुश्किल है। और जहाँ तक बात की जाए वहाँ के इलेक्ट्रिसिटी बिल की, तो मेरे ख़्याल से तो सेम ही होता जा रहा है। अब कराची में भी बिलिंग ठीक ठाक हो रही है, तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि बहरिया में बिल ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ कम आ रहा है। अब सब जगह का बराबर आ रहा है, और यूनिट रेट जो है वो कराची से पहले ज़्यादा था, लेकिन अब कराची में भी यूनिट रेट बढ़ गया है, तो जिसकी वजह से बिलिंग सेम ही हो रही है। हाँ, ये है कि वाटर चार्जेस वहाँ पे ज़्यादा हैं, और मेंटेनेंस आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगेगी पे करना, क्योंकि मेंटेनेंस जो है वो बहुत हैवी है। मैं हैवी चार्जेस ले रहे हैं उसके, उसमें आपका गार्बेज इंक्लूड है, और आपके अगर आप विला में रह रहे हो तो फिर वहाँ पे गार्डनिंग वगैरह के चार्जेस आपने खुद पे करने हैं। सिर्फ मेंटेनेंस, सिर्फ गार्बेज इंक्लूड है, और मे बी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो चौकीदार का या गार्ड का ख़र्चा इंक्लूड है। बस इस बात का कंक्लूजन यही है कि बहरिया जो है वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है। और ये था इसका इनर कंपाउंड, और एक है आउटर कंपाउंड। इनर कंपाउंड में ये लोग सिर्फ वहाँ के रिहायशी जो होते हैं उनको अलाउ करते हैं। हम लोग क्योंकि विजिटर्स थे और हम स्टेट वाले के थ्रू गए थे, तो उन्होंने हमें देखने के लिए अलाउ कर दिया था। लेकिन वैसे यहाँ इनर कंपाउंड में आप बिना आइडेंटिटी के नहीं आ सकते। और एक और भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि जब भी आप आएँ तो आपके साथ जो गेस्ट हैं उनकी तादाद भी इन जो है ये रजिस्टर्ड करते हैं। नीचे बहरिया में ऑफिस बना हुआ है हर अपार्टमेंट के नीचे, जहाँ पे एंट्री से पहले चेकिंग होती है, आपका एनआईसी लिया जाता है, उसको रजिस्टर्ड किया जाता है, फिर देन आपको आपके जहाँ जिस भी फ्लोर पे जाना है तो वहाँ तक आपको पहुँचाया जाता है। फिर उनसे भी कंफर्मेशन ली जाती है कि आपके यहाँ ये लोग आए तो आप अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पे, और एक तरह से अच्छा भी है कि अननोन बंदा कोई एंटर नहीं हो सकता और चोरी के मसाइल नहीं होंगे। इस फ्लैट में टोटल 3 बाथरूम थे, 2 थे वो अटैच बाथ थे, और 1 जो था वो बाहर कॉमन में था, और एक किचन था, और वॉशिंग एरिया कोई भी नहीं था। वॉशिंग एरिया इन्होंने किचन में ही इंक्लूड किया हुआ है, जिसका एक मेन रीज़न जो था वो स्पेस की कमी थी। और फिर मैंने उसके बाद इनसे ये भी पूछा कि भाई कपड़े वगैरह कहाँ डालें, तो फिर इन्होंने बोला कि कपड़े आप इस ग्रिल के ऊपर नहीं डाल सकते, अलाउ नहीं है। आप अपना कोई ज़ाती स्टैंड लेकर आएँ, और उसमें भी वो विजिबल ना हो, वो शॉर्ट हाइट का हो तो फिर वो चलेगा। अदरवाइज़ अगर आपने उनकी रूल्स की ख़िलाफ़ वर्जी की तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, क्योंकि बहरिया पेनल्टी लगाने में नंबर 1 पे आता है। इन फ्लैट्स की ये वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक तो इनर कंपाउंड है, और फिर दूसरी चीज़ ये अच्छी लगी कि स्टोर रूम भी दिया हुआ है। हालांकि
फ्लैट का साइज़ छोटा है, लेकिन इन्होंने लोगों की रिक्वायरमेंट देखते हुए स्टोर रूम ज़रूरी दिया हुआ है, और स्टोर रूम होना भी चाहिए। मोस्टली लोगों के घर में नहीं होता, लेकिन बहरिया ने अपने विलाज में भी यही रखा है और अपने जो है अपार्टमेंट में भी ये रखा है कि जो है स्टोर रूम होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और बताती चलूँ कि बहरिया में जैसे आप रेंट पे जाते हैं एज अ रेंटर, इस फ्लैट में सिर्फ 4 लोग अलाउ हैं, 4 पर्सन से ज़्यादा यहाँ पे अलाउ नहीं है कि वो रह सकें। अच्छा, मैं आपको इसकी लोकेशन बताती चलूँ तो इसकी लोकेशन जो है वो बहरिया हाइट्स पे है और ये टावर बी है। कुछ टावर्स की इन्होंने जो है लोगों को कब्ज़ा दे दिया है और कुछ लोगों को नहीं मिला है, क्योंकि कुछ जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और अभी तैयारी के मराहिल में है। तो जैसे ही वो तैयार होंगे तो फिर ये उसको कब्ज़ा देंगे, लेकिन अभी जो है कीज़ जो हैं वो सिर्फ बी वालों को, जी वालों को, एच वालों को, इनको मिल गई है। अब बात की जाए यहाँ के रेंट की और यहाँ की ओनरशिप की प्राइस की, तो फिर वो मैं आपको बताती चलूँ। ओनरशिप के प्राइसेस के लिए आपके पास होने चाहिए 130, 130 रुपये नहीं, 1,30,00,000 रुपये होने चाहिए आपके पास। 150 रुपया देगा। इसके रेट सुनने के बाद मेरा कुछ ऐसे ही रिएक्शन था, क्योंकि मेरे पास 150 रुपये, 200 रुपये ऐसे ही होते हैं, 1,30,00,000 रुपये नहीं होते। तो सिर्फ मैं इसके ख्वाब ही देख सकती हूँ। और बात करते हैं इसकी रेंट की, तो वो भी ठीक ठाक महंगा था, 22,000 से 25,000 तक था। और उसमें भी कुछ ये था कि फ़र्स्ट फ्लोर का जो है वो मिलेगा आपको, वो आपको 25 to 30 में मिलेगा, और उससे ऊपर जाते जाएंगे। वैसे तो काफ़ी हाइट ज़्यादा लंबी नहीं थी, 14-15 फ्लोर होंगे। तो रेट्स में चेंजिंग जो है वो फ्लोर्स के हिसाब से और इनर और आउटर कंपाउंड के हिसाब से भी थी। आउटर कंपाउंड का व्यू जो था वो बाहर का व्यू, जो बाहर पार्क है उसका व्यू आ रहा था, तो वो महंगा है। और इनर कंपाउंड जिनके अंदर ही अंदर मतलब व्यू रहेगा, तो वो उनके जो हैं वो सस्ते रेट्स थे। सेम यही ओनरशिप के लिए था और सेम यही जो है वो रेंट के लिए था। अच्छा, ये बहरिया के अपने फ्लैट्स हैं, ये प्राइवेट बिल्डर के फ्लैट्स नहीं हैं, तो इसके मामलात सारे बहरिया ही हैंडल करता है। जो प्राइवेट बिल्डर के होते हैं उसको प्राइवेट बिल्डर हैंडल करता है उसके मामलात को, और जो ओनरशिप वाले जो होते हैं उसमें सिर्फ बहरिया इन्वॉल्व होता है, और प्राइवेट वाले में बिल्डर प्लस बहरिया इन्वॉल्व होता है। और यहाँ फ्लैट्स देखने हमारी तरह और फैमिलीज़ भी आई हुई थी, तो जो हमें काफ़ी टाइम लग गया था, और टाइम स्लॉट्स के हिसाब से ये लोग दिखाते हैं। तो खैर उसके बाद हमें काफ़ी प्यास लग गई, भूख लग गई, तो फिर हमने कहा कुछ खा लेते हैं। फिर हमने बहरिया स्पोर्ट्स सिटी का भी विज़िट किया, वहाँ पे हमें ये नई शॉपिंग गैलरी नज़र आई, तो हमने कहा चलें इसको भी ट्राई करते हैं। अभी यहाँ मेजॉरिटी शॉप्स जो हैं वो बंद हैं, अभी कुछ ही शॉप्स खुली हैं, लेकिन यहाँ पे शॉप्स पे जो चीज़ें बिक रही हैं उसके प्राइस काफ़ी हाई थे। तो मैंने पूछा उनसे, तो वो कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन के पैसे भी लेंगे हम आपसे, क्योंकि हमें शहर से चीज़ें लानी पड़ती हैं। तो ये एक और डिसएडवांटेज है कि भाई बहरिया अभी तक अपनी जो फैसिलिटीज़ हैं वो फुलफ़िल नहीं कर सका है। खैर, अब हो गई बहुत बहरिया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने फैमिली फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मुझे अपनी नेक दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी। और वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के बटन पे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन पे भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।